हाजिर हुए एक और वीडियो के साथ। सो गाइज, आज की वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं ब्लॉक 5 इंग्लिश सिंटेक्स, जो कि MUG04 एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज का ही ब्लॉक 5 है। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इसका यूनिट 1, जो कि है बेसिक नोशंस ऑफ सिंटैक्टिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड फ्रेज स्ट्रक्चर। सो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। गाइस, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं सिंटेक्स के बारे में। सिंटेक्स बेसिकली होता क्या है, क्योंकि ये जो ब्लॉक है ये इंग्लिश सिंटेक्स पर ही बेस्ड है। द फॉर्मेट इन विच वर्ड्स एंड फ्रेजेस आर अरेंज्ड टू क्रिएट सेंटेंसेस इज कॉल्ड सिंटेक्स। यानी वो फॉर्मेट जिसमें वर्ड्स को और फ्रेजेस को अरेंज किया जाता है एक सेंटेंस बनाने के लिए, उसे कहा जाता है इंग्लिश सिंटेक्स। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है द बॉय जम्प्ड हैप्पीली, द बॉय हैप्पीली जम्प्ड, और थर्ड है हैप्पीली द बॉय जम्प्ड। इसमें जैसे कि हम देख सकते हैं जम्प्ड वर्ड आगे था और हैप्पीली पीछे था। सेकंड में हमने इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया और थर्ड सेंटेंस में जो बॉय है वो पीछे चला गया और हैप्पीली आगे आ गया। इस तरीके से हमने सेम सेंटेंस को 3 अलग अलग वे में अरेंज करके देखा। अब बात करते हैं सिंटैक्टिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में कि सिंटैक्टिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं। These units are larger than the words and are called syntactic constituents. यानी सिंटैक्टिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स वो होते हैं जो कि वर्ड से बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं। मीन्स के फ्रेजेस कह सकते हैं एक तरीके से सिंटैक्टिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक पार्ट होते हैं उनका। जैसे कि एग्जाम्पल है इसका टॉम विल स्पीक टू रितु। अब इसमें हमने टॉम को चेंज कर दिया दिस बॉय से और रितु को हमने चेंज कर दिया दैट गर्ल से। तो ये सेंटेंस बन गया दिस बॉय विल स्पीक टू दैट गर्ल। तो इस तरीके से हमने इसे वर्ड से सिंटैक्टिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कन्वर्ट कर दिया। सिंटैक्टिक कॉन्स्टिट्यूएंट टेस्ट के बारे में, यानी कि इसको आइडेंटिफाई करने के बेसिकली 5 टेस्ट होते हैं और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है, तो प्लीज़ इसे ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट इसमें आता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन यानी नाम से ही पता चल रहा है कि हम एक वर्ड की जगह दूसरे वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। A syntactic constituents can be replaced with another syntactic constituent without making the sentence grammatically incorrect. यानी कि इसमें हम एक syntactic constituent को दूसरे syntactic constituent से replace कर सकते हैं बिना किसी grammatical error के। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है दिस लिटिल गर्ल केम yesterday। अब इसमें this little girl is a NP. NP means noun phrase and came yesterday is a VP. VP means verb phrase. अब इस this little girl को हमने replace कर दिया my mother came yesterday. So इस तरीके से हम इसे substitute कर सकते हैं। Second इसमें point आता है conjoining. We can also conjoin two syntactic constituents. दो syntactic constituents को हम कंजॉइन करके यानी एज अ कंजक्शन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल है दिस लिटिल गर्ल एंड रीटा केम येस्टरडे, और बी इसका एग्जांपल है दिस लिटिल गर्ल केम येस्टरडे एंड एट अप एवरीथिंग। इसमें हमने एक और कॉन्स्टिट्यूएंट को जो है इसमें जॉइन कर दिया। थर्ड इसमें आता है डिस्ट्रीब्यूशन। A syntactic constituent has an ability to appear unbroken in various positions in different situations. Syntactic constituent की काबिलियत होती है कि अगर हम उसे दूसरे सेंटेंस के साथ भी एडजस्ट करते हैं तो वो हमें अलग से नज़र नहीं आता, वो ऐसा लगता है कि वो उसी का एक हिस्सा है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है दिस लिटिल गर्ल केम yesterday। अब उसी को हमने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है, It is this little girl who is smart. और थर्ड है the one who is smart is this little girl. यानी हमने इसे अलग अलग चीज़ों में, यानी एक सिंगल सेंटेंस को हमने अलग अलग 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट। जो फोर्थ पॉइंट आता है
वो है रिप्लेसमेंट बाय एनाफोरा। प्रोनाउंस कैन सब्स्टिट्यूट नाउन टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन। जैसे कि प्रोनाउंस का यूज़ किया जाता है नाउन के जगह पे, ताकि वो कुछ वर्ड्स का रिपीटेशन जो है वो बंद कर सके। एग्जाम्पल है इसका, द बॉय हु सिट्स ओवर देयर थिंक्स दैट द बॉय हु सिट्स ओवर देयर इज स्मार्ट। अब इसे हम रिप्लेस करके कैसे लिख सकते हैं? द बॉय हु सिट्स ओवर देयर थिंक्स दैट ही इज स्मार्ट। तो इसमें हमने इसे ही से रिप्लेस कर दिया। लास्ट पॉइंट इसमें है parenthetical insertion. The expressions such that incidentally, unfortunately, etc. are called parenthetic expression. यानी कि कुछ जो ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं या ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कि इंसिडेंटली या अनफॉर्चुनेटली हैपन होते हैं, वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल है, माई कज़न इज़ एन एसिड माउंटेनियर। अब उसे हमने रिप्लेस करके बना दिया माई कज़न इंसिडेंटली एन एसिड माउंटेनर। अब ये तो थे 5 टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिंटैक्टिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब इसी वीडियो का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिंटेक्स इन जेनरेटिव ग्रामर। यानी जेनरेटिव ग्रामर में सिंटेक्स का क्या रोल है ये जान लेते हैं। जेनरेटिव इज द की टर्म हेयर। जेनरेटिव जो है वो एक की टर्म है। वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है? द पोटेंशियल टू जनरेट सेंटेंस। यानी कि इसका पोटेंशियल है कि वो सेंटेंस को कैसे जनरेट कर सकती है। अब जनरेटिव ग्रामर के बारे में ही कुछ हमारे जो लिटरेचर्स हैं उन्होंने बताया है, तो उसके बारे में हम जान लें। इसमें पहले हमारे आते हैं एन कृष्णस्वामी। इन हिज वर्ड्स, we inquire information about a language, we create or generate sentences। यानी उनका कहना ये है कि हम जब किसी भी इंफॉर्मेशन को इंक्वायर करते हैं उस लैंग्वेज के बारे में और उसके बाद उसे सेंटेंसेस में क्रिएट करते हैं या जनरेट करते हैं। When we say that grammar can produce infinite number of sentences, we don't means it rules are infinite। जब हम ये कहते हैं कि जो ग्रामर है वो इन्फिनाइट सेंटेंसेस को बना सकती है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो उसके जो रूल्स हैं वो इन्फिनाइट है। उसका मतलब ये है कि जो ग्रामर है वो फाइनाइट है, लेकिन उसके रूल्स भी फाइनाइट है, लेकिन जो वो सेंटेंसेस बना सकती है वो इनफाइनाइट है। यानी बहुत सारे सेंटेंसेस उससे बनाए जा सकते हैं। सेकेंड इसमें आते हैं ऑन थॉमस। ही सेज generative grammar is one that contains a list of symbols including English words and a list of rules for combining these symbols in various ways to produce every English sentence. Such a grammar is said to be generative or to enumerate all the possible sentences in a language। यानी ऑन थॉमस का कहना ये है कि जनरेटिव ग्रामर वो होती है जिसमें सिंबल्स की एक लिस्ट होती है, जिसमें इंग्लिश वर्ड्स होते हैं, काफ़ी सारे ग्रामर के रूल्स होते हैं और उन्हें आपस में कंबाइन किया जाता है अलग अलग फॉर्म्स में, और उसके बाद इंग्लिश के सेंटेंसेस को फॉर्म किया जाता है। सो ये थे हमारे 2 अलग अलग लिटरेचर्स जिन्होंने जनरेटिव ग्रामर के बारे में अपनी ये डेफिनेशंस दी थी। सो गाइस, इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है। ये टॉपिक भी यहाँ पे मैं समाप्त करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप टीचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।